कथा साहित्य को एक नई दिशा देने वाले प्रमुख रचनाकार हैं प्रेमचंद। इनका असली नाम धनपत राय था। हिंदी में प्रेमचंद के नाम से आप प्रसिद्ध हैं। पूरे 300 कहानियों की आपने रचना की है। प्रेमचंद इस बात से वाकिफ थे कि कठोर परिश्रम के बावजूद किसान गरीब, अभिशप्त और फटेहाल हैं, क्योंकि जमींदार, कारिंदे, धर्म के ठेकेदार आदि सब के सब जोम की तरह चिपककर दृश्य अदृश्य रूप में उनका खून चूस रहे हैं। प्रेमचंद की कहानियों में जिस यथार्थवाद की शुरुआत सवा सेर गेहूं, पूस की रात तथा ठाकुर का कुआं आदि में दिखाई देता है, उसी यथार्थवादी परंपरा का विकास उनकी दूध का दाम, गुल्ली डंडा तथा सदगति आदि कहानियों में परिलक्षित होता है। कफन कहानी में उसका चरमोत्कर्ष शिल्प और कथ्य दोनों दृष्टियों से देखा जा सकता है। कफन कहानी से पूर्व प्रेमचंद ने महाजनी सभ्यता नामक एक लेख लिख चुके थे। इस लेख में उन्होंने इस बात को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया था कि पूंजीवाद के फलस्वरूप जिस सभ्यता ने जन्म लिया है उसे हम महाजनी सभ्यता की संज्ञा दे सकते हैं। इस सभ्यता ने सभी सामाजिक संबंधों को दरकिनार कर दिया है, जिससे मानव की सभी संवेदनाएं कुंठित होकर धीरे धीरे मृत प्राय होती गईं। महाजनी सभ्यता एक ही साथ गांव और शहर दोनों को अपने गिरफ्त में ले चुकी थी। किसान महाजन की चंगुल में फंसकर अपने ही खेतों पर मजूरी करने के लिए विवश कर दिए गए थे। इसी महाजनी सभ्यता के प्रभाव को रूपायित करती है उनकी कफन कहानी। वास्तव में कफन कहानी की पृष्ठभूमि प्रेमचंद के बाबाजी का भोग, सवा सेर गेहूं और पूस की रात शीर्षक कहानी में प्राप्य है। कफन कहानी का आरंभ ही इस बात की ओर संकेत करता है कि प्रेमचंद बुझे हुए अलाव के द्वारा पारिवारिक सद्भाव और ऊष्म के झुक जाने की ओर इशारा करते हैं। कफन कहानी के घीसू और माधव दोनों अपने अपने वर्ग के प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, जो किसान से मजदूर और मजदूर से अकर्मण्य बन जाते हैं। वे समाज से बहिष्कृत किसानों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उसका घीसू का लड़का माधव उसका सच्चा प्रतिरूप है। वे दोनों ही आलसी भी हैं और नैतिक रूप से गिर चुके हैं। घीसू का यह विचार है कि जब जीवन बिना कुछ किए आराम से कट सकता है तो फिर इतना परिश्रम क्यों किया जाए। यह विचार घीसू के मन में इसलिए घर कर गया है क्योंकि उन्हें लगता है कि किसान घोर श्रम करता है पर उसे कुछ भी नहीं मिलता, जबकि अमीर आदमी कुछ नहीं करता है और सब कुछ पा लेता है। घीसू इस बात से संतुष्ट है कि उनका कोई शोषण नहीं कर रहा है। जीवन के प्रति इसी दृष्टिकोण के कारण वह निश्चिंत, लापरवाह, पशु और हृदयहीन बन गया है। कफन कहानी का प्रारंभ बुधिया झोपड़ी के अंदर प्रसव वेदना से पछाड़ खा रही है। घीसू और माधव किसी खेत से चुरा लाए आलू को भूनकर गरम गरम आलू को गले से उतारते हैं। घीसू माधव से कहता है, जा बे जा, अंदर जाकर जरा देखा। लेकिन माधव है कि अंदर जाने के लिए तैयार नहीं। उसे इस बात का डर है कि कहीं घीसू पूरे आलू खत्म न कर दे। दूसरी ओर प्रसव वेदना से तड़पती रही बुधिया को देखने से उसे डर लगता है। इसी तरह रात बीत जाती है। दोनों आलू खाकर खूब सो जाते हैं। सुबह उठकर देखते हैं कि झोपड़ी के अंदर बुधिया मरी पड़ी है। जैसे ही बुधिया को मरे हालत में देखते हैं तो घीसू और माधव अपने छाती पीटते हुए जमींदार के पास उधारी के लिए जाते हैं। जमींदार इन दोनों के कामचोरीपन से उनसे रुष्ट है, लेकिन क्रोध या दंड का यह अवसर नहीं था, इसीलिए जी में कुड़ते हुए 2 रुपये निकालकर फेंक देता है।
जमींदार के नाम का ढिंडोरा पीटते हुए घीसू ने 1 घंटे में 5 रुपए जमा कर लिया। कफन खरीदने के लिए बाजार पहुंचे घीसू और माधव की नियति बदल जाती है। पिता पुत्र में सलाह हुई कि जलाने भर को लकड़ी तो काफी मिल चुकी है, क्यों ना कफन हल्का सा ले लिया जाए। लाश उठते उठते तो रात हो जाएगी, अब रात को कफन कौन देखेगा। दोनों की सोच में जीवन के कटु यथार्थ उभरता है। कैसा बुरा रिवाज है, पिते जी तन ढांकने को चीतड़ा भी ना मिले, उसे मरने पर नया कफन चाहिए। घीसू और माधव कफन खरीदने के इरादे से सारा बाजार घूमते हैं, लेकिन उन्हें कोई कपड़ा पसंद नहीं आता। आखिर पसंद आए तो भी कैसे, क्योंकि उन दोनों ने पहले ही निर्धारित कर लिया है कि उन्हें कफन नहीं खरीदना है। शाम होते ही दोनों न जाने किस दैवी प्रेरणा से मधुशाला में पहुंचते हैं और बरामदे में बैठकर शराब पीने लगते हैं। अंततः नशे में खड़े होकर दोनों गाना गाने लगते हैं, ठगिनी क्यों नैना झमकावे ठगिनी। दोनों इस बात को भूल ही जाते हैं कि उनके घर में बुधिया का शव पड़ा हुआ है। कफन कहानी के बारे में मधुरेश का कहना है, कफन एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की कहानी है जो श्रम के प्रति आदमी में हतोत्साह पैदा करती है, क्योंकि उस श्रम की सार्थकता उसे नहीं दिखाई देती है। 20 साल तक यह व्यवस्था अपने आदमी को भरपेट भोजन के बिना रखती है, इसलिए आश्चर्य नहीं कि अपने परिवार के ही एक सदस्य के मरने जीने से ज़्यादा चिंता उन्हें अपने पेट भरने की होती है। दरअसल नशे में घीसू और माधव जो भी बात कहते हैं वह समाज व्यवस्था के प्रति अकेले आदमी का अचेतन और निष्क्रिय प्रतिरोध है। यह प्रतिरोध विफल और बेमानी सिद्ध हो सकता है, लेकिन यह सत्य भी है कि इस व्यवस्था के इसी प्रकार बने रहने पर घीसू और माधव की संख्या निरंतर बढ़ती रहेगी।